जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, जिनसे हम आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद आपको और आपके ऑडियंस को। बहुत धन्यवाद सर। सर, भारत जो है आज ये कह सकते हैं कि सिर्फ वेपन्स नहीं बल्कि भारत अपनी जो फ्यूचर वॉर्स जो है उनका आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहा है। मल्टी बिलियन, मल्टी कॉन्टिनेंट, मल्टी डिकेड और मेगा डिफेंस डील्स जो भारत कर रहा है, जिसमें अगर नंबर्स को भी देखें तो सर नंबर्स भी बहुत बड़े और इम्पैक्ट उससे भी कहीं ज्यादा। चाहे सर हम फ्रांस के साथ डील की बात करें, जो 114 जेट्स की डील है, चाहे साफरान की डील हो, रफाल मरीन एयरक्राफ्ट है, जिसमें अलग अलग सर सुखोई है, रशिया के साथ बहुत सारे और इस तरह के हम इजराइल के साथ अलग अलग सर जो डिफेंस डील्स हैं, इस पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले सर सवाल मेरा ये है कि जो भारत मेगा डील्स कर रहा है, इससे भारत की जो मिलिट्री है वो मिलिट्री सुपर पावर बनाने का ये रोड मैप है, या फिर ये कहें कि जो फॉरेन डिपेंडेंसी है उसको और ये बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम बात करें मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड भी हो रहा है। तो इतनी सारी डील्स फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट, उस मैं थोड़ा सा आपसे इस पे समझना चाहती हूँ सर, क्या हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, भारत जो है ऐसे सब कॉन्टिनेंट में रह रहा है जहां पर सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा थ्रेट है, एकदम हाईएस्ट लेवल से लेकर के लोएस्ट लेवल, यानी कि न्यूक्लियर से लेकर के टेररिज्म, और सारों ने भारत को निशाना बनाया हुआ। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, अब अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया है, बांग्लादेश भी उसमें शामिल हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे जो खतरे हैं भारत के ऊपर आने लग गए हैं, और इसलिए अब मैं खास तौर से, ये मेरा या मेरा मेरे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका विचार नहीं है, मेरा ये विचार है कि अब जो भारत है वो 3.5 फ्रंट पे लड़ाई जो है देख रहा है आते हुए फ्यूचर में। अगर आपको 3.5 फ्रंट तक की लड़ाई लड़नी हो, क्योंकि भारत को ये चीज तो बहुत क्लियर हो गई है कि भारत का कोई दोस्त नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं तो हमें भी अपने स्वार्थ के लिए काम करना पड़ेगा, और उसके लिए अगर हमको खर्च करना पड़े तो हम खर्च करेंगे। अब भारत ऐसी स्थिति में है कि वो खर्च कर भी सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं है कि लड़ाई करे और ये खर्चा भी करे, क्योंकि अगर हम लड़ाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च जो है उस समय करना पड़ता है, क्योंकि तब क्या है, आप भाग जाते हैं किसी के पास खरीदने के लिए, वो मुँह मांगी रकम मांगता है आपसे। ऑब्वियसली उसको पता है कि आपको ज़रूरत है, आप लड़ाई कर रहे हैं, जैसे यूक्रेन का हाल हो रहा है। अब वो हर समय जैसे ही रशिया उसके ऊपर अटैक करता है, वो बोलता है भाई मुझे एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए, मुझे मिसाइल्स दीजिए। इस तरह के इस तरह के सिनेरियो, इस तरह के जो संभावनाएं हैं, उसमें भारत नहीं पड़ना चाहता। और अगर उसमें भारत नहीं पड़ना चाहता तो भारत के पास डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस सिस्टम्स लेने के लिए क्या क्या विकल्प है? रशिया, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, यही है, जर्मनी, यही है बड़े बड़े देश जो इस समय टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत रखते हैं। चाइना के पास हम जा नहीं सकते क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन है। अब दुश्मन से थोड़ा कोई मेरा कहने का मतलब दुश्मन नहीं तो कंपटीटर तो है ही है, और चाइना की जो डिप्लॉयमेंट है हमारे अगेंस्ट है। अगर वो दोस्त होता तो अभी तक काफी पहले ही हमारे बीच में एक सुलह हो गई होती। तो पाकिस्तान, चाइना, अब बांग्लादेश का जो एयरफोर्स चीफ है वो भी भाग के जा रहा है पाकिस्तान में हथियार खरीदने के लिए, JF-17 हमसे क्यों नहीं खरीद रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मैंने तो भारत के खिलाफ ही यूज करना है। तो इसीलिए मैंने बोला 3 फ्रंट तो है ही है, और अब आधा फ्रंट जो हमारा अंदर वाला रहता है वो तो पता नहीं सदियों रहा है। अंदर वाला फ्रंट हमारा एक चैलेंज, वो उस शेर को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, तो उसके खिलाफ तो हमको कार्रवाई कॉन्स्टेंटली करनी पड़ती है। और ये है कि गुरिल्ला मतलब इंसर्जेंसी, टेररिज्म से लेकर के जो कि एक ग्राउंड लेवल टैक्टिकल एक्शन होता है, से लेकर के स्ट्रेटेजिक लेवल, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस यानी कि न्यूक्लियर, वहां तक का खर्च हमें करना है। हमें हर संभावना को अपने उसको रोकने की हर तैयारी करनी है। अगर ऐसा करना है
तो हमको हथियार खरीदने पड़ेंगे। आज एयरफोर्स के पास खाली 29 स्क्वाड्रन रह गए हैं, जबकि उनकी डिमांड कभी 46 स्क्वाड्रन की थी। अब देखिए गैप, हर स्क्वाड्रन में जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। अगर आप इनको जो शॉर्टफॉल है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितने एयरक्राफ्ट हमको लेने पड़ेंगे। और एयरक्राफ्ट रातों रात नहीं मिलते हैं, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए टाइम लगता है। उसी तरह से अब जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं वो धीरे धीरे उनका लाइफ भी खत्म हो रहा है, तो या तो उनको हम अपग्रेड करें। कितने दिन तक, कितनी बार आप अपग्रेड कर सकते हैं? अल्टीमेटली हमको उसको ठिकाने पहुंचाना पड़ेगा। जैसे कि मिग 21 है, अब मिग 21 को हमने पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। तो मिग 21 हमारे बेसिक हवाई जहाज थे, उसको हम तेजस से रिप्लेस करने वाले थे, लेकिन तेजस के इंजन में प्रॉब्लम आ रही है। अमेरिका का जो जी इंजन था 414E, उसको सप्लाई करने में टाइम लग रहा है। अभी उन्होंने 4 या 5 इंजन दिए हैं। कब तक आप अमेरिका के ऊपर इतना डिपेंड करेंगे? तो इसलिए हमने भी उनको बोला है कि भाई आप इतने टाइम तक इंजन दीजिए, नहीं तो हमको दूसरा, तो हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इस टाइम फ्रेम में हमको इतने इंजन मिलेंगे। इसलिए हमने रफाल से 114 एयरक्राफ्ट की डील करी है। रफाल 4.5 जनरेशन हथियार है। तो इस तरह से अगर अब इतनी लार्ज कैपेसिटी में वो करेंगे, डील्स करेंगे, तो ऑब्वियसली खर्च तो करना पड़ेगा। तो मल्टी मिलियन डॉलर बिल्स, डॉलर सौदे की जो आप बात कर रही हैं, वो तो लाजमी था, उसका होना जरूरी था। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म है, ये इमीडिएट खतरे को दूर करने के लिए, इमीडिएट कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए। लॉन्ग टर्म व्यू हमारा वही रहेगा, आत्मनिर्भरता। क्योंकि ये जो खरीद रहे हैं हम ना, इसको रिप्लेनिश करने के लिए फिर हमें बाजार में जाना पड़ेगा, या फिर हम टीओटी करें। तो राफेल में हमको 30% इंडिजनाइजेशन का ये एग्रीमेंट हुआ है, जिससे कि हम बढ़ा देंगे धीरे धीरे। जैसा कि आपने देखा होगा शुरू शुरू में ब्रह्मोस में हमारा 50-50 था, अब जो है ब्रह्मोस में तकरीबन 80-90% हमारा हो गया। कुछ एक जो हिस्से हैं अभी भी रशिया के थ्रू आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राफेल की डील हो गई है अभी। अब राफेल की डील हुई तो इंजन की भी डील है। अब इंजन के लिए भी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। अगर अमेरिका हमको इंजन नहीं सप्लाई कर पाता, क्योंकि वो उसने भी तो 1.5 ट्रिलियन का एक बजट डाल दिया है कि भाई मैं स्टेट ऑफ द आर्ट आर्मी और एयरफोर्स और नेवी बनाने वाला है वो, तो उसको भी खर्च करना अपने लिए तो बनाना पड़ेगा ना उसको। तो अब उसको ओवरकम करने के लिए हमने या तो साफरान या फिर रोल्स रॉयस जो यूके का है उससे, अब नेवी भी हमारी जो है, आपको पता है हमारे पश्चिम में पश्चिमी हिंद सागर है, और पूरब में हमारे पूर्वी हिंद सागर है, और दक्षिण में हिंद सागर तो है ही है। आपने ध्यान दिया होगा मैंने नाम बदल दिए हैं, उनके कुछ और नाम थे और मैंने नाम बदल दिए हैं उनके, क्योंकि मैं एक पोल कर रहा हूँ अपने ट्विटर हैंडल पर, और इससे मैं 93% जो है सपोर्ट मुझे मिल रहा है जिस नाम के लिए मैं आपका जिक्र किया था। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारी पब्लिक का किस तरफ रुख है। तो और हमारे लोगों को समझना भी चाहिए कि जरूरी है। इतनी बड़े समुद्री इलाके को देखने के लिए हमारे को मैरीटाइम वो भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मिसाइल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रलय K4 SLBM जो न्यूक्लियर के लिए है, मैंने कहा ना ऊपर से लेके नीचे तक। अब गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए मैन पैक हथियारों की जरूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट एम्युनिशन वेपन्स की जरूरत है। उसके लिए हम स्पीड से, काफी ज्यादा स्पीड से AK-203 का प्रोडक्शन कर रहे हैं इस समय, और भी कोई दूसरे विकल्प हैं वो निकाल रहे हैं। एयर डिफेंस जो ड्रोन वगैरह बढ़ गए हैं, इनके लिए एंटी एयर डिफेंस आर्मी को चाहिए होंगे, क्योंकि देखिए एयरफोर्स कुछ हद तक वो करता है, लेकिन जब एकदम आपके नजदीक आ गया कोई ड्रोन, तब उसको गिराने के लिए हमको हैंड हेल्ड मैन पैक सिस्टम चाहिए, जिससे कि ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया जाए। तो उसके लिए भी जैसे एक हमने एक जैवलिन करके एक मिसाइल का सौदा हम कर रहे थे, बाद में हमने उसको मना कर दिया, क्योंकि हमें डीआरडीओ ने एक ऐसा बना के दिया है सिस्टम जो कि टॉप अटैक टैंक्स के खिलाफ काफ़ी असरदार हो रहा है। उसकी ट्रायल सक्सेसफुल हुई हैं। तो हमने कहा ना हमारा मेन एम है आत्मनिर्भर भारत। तो अगर हमें भारत में ही वो चीज़ मिल रही है तो हम क्यों बाहर से लें? ऐसा नहीं कि हम अमेरिका के अगेंस्ट हैं, किसी के अगेंस्ट हैं।
हमारी एक फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के तहत हम चल रहे हैं विकसित भारत के लिए, क्योंकि पहले हम अपने लिए बनाएंगे फिर दूसरों को भी बेच सकते हैं। जैसे ब्रह्मोस अब बेचने लग गए हैं। हमारी जब चीजें पूरी हो गई, हमारी रिक्वायरमेंट तकरीबन तकरीबन ऑन ट्रैक हो गई है, तो हम बाहर देना शुरू कर रहे हैं। उसी तरह से तेजस होगा, अगर तेजस का इंजन का सप्लाई ठीक हो गई तो हम तेजस भी बाहर बेचना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान तो JF-17 तकरीबन 100 हवाई जहाज का सौदा कर लिया उसने, लेकिन उसकी भी एक कहानी है कि कैसे ये सौदे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो बहुत सस्ता एयरक्राफ्ट है, 25 मिलियन उसकी कॉस्ट है। तो 100 मिलियन रफेल की कॉस्ट 100 मिलियन है, तो एक रफेल में 4 JF-17 आ जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया, सूडान, कौन सी कंट्रीज को दे रहे हैं? सूडान, लीबिया, बांग्लादेश, ये कोई कंट्रीज होती हैं इनको एयरक्राफ्ट बेचने के लिए? पहली बात तो इनके पास एयरक्राफ्ट होगा भी तो भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप वेनेजुएला का हाल आपने देखा, डिस्पाइट उनके पास हथियार रहने के क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं, इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। 10-12 एयरक्राफ्ट लेके आप क्या करोगे? थोड़ा बहुत हवा में हलचल होगी, बुलबुला बुलबुला फूटेगा, उसके बाद बुलबुले को फोड़ दिया जाएगा। ऑब्वियसली बड़ा बिगर सिस्टम है आपके अगेंस्ट डिप्लॉयड है। सो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज इसमें क्या है कि उन्होंने अपने उधारी के अगेंस्ट दिया है। जैसे सऊदी अरेबिया ने बोला आपने हमसे इतना उधार लिया था, वो उधार चुकता करने के बदले आप ये हमको हवाई जहाज दे दीजिए। कैश ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं। लीबिया कैसे कैश ट्रांजैक्शन करेगा? तो भगवान जाने। मुझे लीबिया की जो हालत है इस समय, वैसी बटा हुआ है लीबिया अंदरूनी लड़ाई से। तो इस तरह के, सूडान का भी वही हालत। इस तरह की देशों से सौदा करके मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। और आखिरी चीज ये है कि उसकी कैपेसिटी बनाने की खाली 25 है साल में। अब इनको दे देगा तो खुद के लिए क्या बनाएगा वो? तो कहने का मतलब है ये 8-9 साल का प्रोजेक्ट है, चलने दीजिए, करने दीजिए। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, इसका जो बनने का तरीका है 3 देशों में जुड़ा हुआ है। चाइना इसका मेन सप्लायर है। उन्होंने सिर्फ परमिशन दे दी है पाकिस्तान को कि ठीक है आप बनाइए और आप इसको बेचिए। और फॉरवर्ड फ्यूजलेज जो आगे वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान बनाता है, और इसका इंजन रशिया से आता है। बल्ले बल्ले, मतलब तीनों तरफ से अगर किसी ने भी कुछ रोक दिया तो JF-17 के 100 एयरक्राफ्ट का सौदा भी वहीं के वहीं धरा रह जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा जो अप्रोच है, आत्मनिर्भर भारत शॉर्ट में बड़ी, जिससे कि हमारी फोर्स कैपेबिलिटी बढ़े। और मैं चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि अब भारत डिफेंसिव से ऑफेंसिव रुख में आ जाए। यानी कि हम थिएटर कमांड्स के लिए जा ही रहे हैं। अब थिएटर कमांड्स खाली जी। अपनी सुरक्षा ना देखे, मतलब बॉर्डर सुरक्षा ना देखे, बट की कैपेबिलिटी रखे फोर्स प्रोजेक्शन की। घुस के मारने वाली, जो छोटा मोटा मारना नहीं, फोर्स प्रोजेक्शन का मतलब अगर हमारा इंटरेस्ट कहीं दूर है वहां जाकर के अपना काम करके वापस आने वाला, उस तरह का फोर्स प्रोजेक्शन करें। तो मान लीजिए नॉर्दर्न, हमारा जो वेस्टर्न थिएटर है, जो हमारा वेस्टर्न थिएटर है, सॉरी, वेस्टर्न थिएटर है, वो खाली यहाँ पे क्यों रुके? पाकिस्तान, आगे ईरान, वहां तक हमारी जो क्षमता है वो होनी चाहिए। तो इस तरह की अब हमको सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यूएन हो गया है बेकार। बाकी सारे बाकी सारे जो वर्ल्ड बाकी फोरम्स हैं इनफेक्टिव हैं। सर इंटरनेशनल, अमेरिका तो सर बाहर हो गया 60 यूएन बॉडी से, अब इसराइल भी साथ से निकल गया है। बिल्कुल। तो आप देखेंगे वर्ल्ड वर्ल्ड फोरम के जो ग्लोबल कॉमन्स बोलते थे, वो ग्लोबल कॉमन्स तो धराशायी हो गए। तो अब उसी की चलेगी जिसकी जी। लाठी बड़ी है। तो हमारी अब लाठी लाठी बढ़ाने का बड़ी करके सर तेल भी लगाना पड़ेगा लाठी को, सिर्फ लाठी बड़ी नहीं बिल्कुल, करनी है। बिल्कुल। तो मैं तो उसके लेकिन और सर आगे जाता हूँ। आपने सर मैं उससे और आगे जाता हूँ। तेल लगाने के बाद एक लोहे का वो आता है लाठी के ऊपर, हाँ सर, उसके ऊपर वो एक भी, हैंडल बना हुआ होता है। जी, नहीं नहीं और उसमें हैंडल नहीं, सुआ भी उसको होता बोलते हैं लोह, उसके बोलते हैं है। सुआ लोहबान। जैसा, अच्छा हाँ। लोबान पता नहीं सर, एक सुई जैसा भी बड़ा होता है जिसको भैंसे के अंदर लगाते हैं, भैंसा दौड़ता जाता है वो। ठीक है। तो ये अब हमारे को करने की जरूरत है, इसलिए बिल्कुल सही रास्ते पे हम जा रहे हैं। हमको आई जी। थिंक डिफेंस कैपेबिलिटी अपनी बढ़ानी है। कल चीफ ने भी हुँ, यही बात करी है कि सारे देश कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? बिल्कुल सर। हम वेट करें क्या दूसरे आकर के हमको मारे? रॉकेट फोर्स बनाने की भी बात कही है उन्होंने सर। कई सारी चीजें हो रही हैं।
जी, रॉकेट फोर्स जी। बनाना है तो लेकिन सर मिसाइल्स बढ़ानी बिल्कुल पड़ेंगी। चाइना बना चुका है, पाकिस्तान को मदद कर रहा है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास भी होनी चाहिए। जब थ्रेट बढ़ रहा है तो काउंटर भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन सर चाइना पाकिस्तान के साथ जो ईस्टर्न जो है हमारा बॉर्डर, उस पे भी थ्रेट परसेप्शन जो है वो चेंज हो रहा है। तो उस दिशा में भी सर हमें थोड़ा-सा एज़ यू बिल्कुल, आल्सो सेड 3 से साढ़े 3 हो गया, ढाई से साढ़े बिल्कुल। 3 हो चुका है। शुरू में ही मैंने बोला कि मैं तो अब 3 जी। एंड हाफ फ्रंट देख रहा हूँ और 3 हुँ, एंड हाफ फ्रंट में ईस्टर्न फ्रंट बिल्कुल शामिल है। अब इसको जी। हमको हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे जो पब्लिक होती है वो सोचती है कि हर चीज़ लड़ाई से ही सॉर्ट आउट होती है, नहीं। हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने के 4-5 तरीके होते हैं, अपनी तरफ लड़ाई वो करने के लिए। सुन त्ज़ू को देखिए जो चाइना का था, वो बोलता है आर्ट ऑफ जनरलशिप लाइज़ इन विनिंग द वॉर विदाउट फाइटिंग। जनरलशिप की बात कर रहा है वो। आर्ट ऑफ विनिंग द वॉर इज़ टू विन विदाउट फाइटिंग। तो हमारे को अपना जो मूव है, चाहे डिप्लोमैटिक हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे इंफॉर्मेशन का हो, चाहे साइबर का हो, चाहे मिलिट्री का हो, चाहे स्पेस से हो, हर दिशा से अटैक करना है। और मिलिट्री उसमें आपका लास्ट काइनेटिक एक्शन होगा, वो एकदम टर्निंग पॉइंट के लिए रहेगा। क्यों नहीं अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया अभी तक? बड़ा मौका था उसके पास तो। देखिए सब सब सोचते हैं कि हम राइट टाइम का वेट करते हैं, सभी लोग राइट टाइम का वेट करते हैं। तो हमारे पब्लिक को जल्दबाजी नहीं करनी है। ये ये सोच के चलना है कि काम हो रहा है और काम अच्छा होगा। हमारा एम है विकसित भारत 2047। हमारा एम है 30 ट्रिलियन 2000 2040। हमारा एम है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2028। ये जो आउटकम बेस्ड प्लानिंग शुरू हुई है पिछले 15-10 साल से, वही एक टर्निंग पॉइंट है। हम अपना लक्ष्य बना रहे हैं और फिर उसकी तरफ कारगर हो रहे हैं। उस लक्ष्य में 2 बड़े पहलू हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल अनइग्नोरेबल हैं। एक है आर्थिक प्रगति और दूसरा है सामरिक प्रगति, यानी कि मिलिट्री पावर। दोनों ही चीज़ों को एक साथ चलना है। अब इसमें बाकी भी छोटे-छोटे चीज़ें आती हैं और भी कई डोमेन्स हैं जिनके ऊपर हमको काम करना चाहिए, वो हो रहा है। लेकिन ये 2 बड़े पहिए हैं। इन 2 पहियों को एक तरह समानांतर चलना है, पैरेलल चलना है ताकि हमारी जो ग्रोथ हो बिल्कुल स्मूथ सेलिंग हो। क्योंकि देखिए चाइना ने जो ग्रोथ की थी 10% 9%, वो की थी बिना अपोज़िशन के। सारे वर्ल्ड के फोरम्स चल रहे थे, अमेरिका भी उनको सपोर्ट कर रहा था, कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी। हमारी जो ग्रोथ हो रही है 7%, 7.5% डिस्पाइट एवरीवन अपोजिंग अस। आप सोच लीजिए अगर हमको कोई अपोज ना करे तो यही ग्रोथ 10 से 12% पे जाएगी। और यही लोगों को खतरा लग रहा है, यही खतरे की घंटी यूएस को दिख रही है, चाइना को दिख रही है, बाकी जो हमारे अड़ोसी-पड़ोसी हैं उनको दिख रही है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ एक साथ आगे बढ़िए। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर खतरा हो जाएगा, नहीं, भारत की ऐसी फितरत ही नहीं रही है। भारत तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल पे चलता है। लेकिन अब उस प्रिंसिपल को थोड़ा-सा मॉडिफाई करने का समय आ गया है कि अगर आप लोग हमको एक निशाना बनाएँगे, तो फिर अब कोई चुपचाप थोड़े बैठेगा। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है भाई। इतने लोगों को झेल लिया तो हम आगे भी लोगों को झेल लेंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो। तो मेरा कहने का चाइना हो। मेरा कहने का मतलब है कि ओवरऑल पॉलिसी डायरेक्शन इज़ द राइट डायरेक्शन एंड वी शुड हैव फेथ इन द गवर्नमेंट। और ये यकीन करिए कि जो भी हो रहा है बिल्कुल एक प्लान के तहत हो रहा है। जी, बिल्कुल। लेकिन सर इसमें मैं एक बात और आपसे समझना चाहूँगी कि जो ये बड़ी डिफेंस स्पेंडिंग हम देख रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ कोर्स उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बड़े कदम उठाया जाता है। लेकिन सर अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि फिस्कल प्रेशर और पॉलिटिकल रिस्क भी बड़ा ज़्यादा होता है। तो क्या सर वो भी बढ़ रहा है इसके साथ-साथ में? तो बिल्कुल, देखिए जब कोई भी चीज़ बढ़ती है, मान लीजिए आप 2 पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी सडनली लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज में घूमना शुरू कर दे, तो बगल वाला जो है मारुति 800 में है, तो वो तो कोशिश करेगा कि आपकी मर्सिडीज ना रोज पंक्चर हो जाए। तो ये एक एक बड़ा कॉमन सा एक्सपीरियंस होता है। ये ह्यूमन नेचर है। मैं इसको एक ह्यूमन नेचर से मैं एक एचआर
प्रोफेसर भी रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो मैं जानता हूँ कि ये ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा पहलू है जो कि पॉलिटिक्स में भी घुसता है, लड़ाई में भी घुसता है और बिज़नेस में भी घुसता है। हर जगह इसकी एक बहुत अहम जगह है। तो जो इस पूरे खेल को समझ सकता है, जो आदमी, वही जीत जीत हासिल करता है। तो इसलिए फिजिकल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, यस, और लीडर वही होता है जो इन प्रेशर्स को झेल करके भी एक रास्ता निकाले, एक आगे बढ़ने का एक तरीका अपनाए, जिससे कि ओवरऑल नेशनल ग्रोथ और नेशनल वेल-बीइंग इंश्योर हो। क्योंकि इसमें खाली ताकत बढ़ाना नहीं है, ताकत के साथ आपके जो लोग हैं, आपकी जो पब्लिक है, वो भी ये महसूस करे कि हम लोग स्ट्रांग हो गए हैं, हम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो रोटी, कपड़ा और मकान काफ़ी पीछे छूटता जा रहा है। शुरू-शुरू में हमारे देश में रोटी, कपड़ा, मकान की ज़्यादा चर्चा होती थी। अब रोटी, कपड़ा, मकान जो है 25 करोड़ लोग, 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी सब कुछ ठीक हो गया है, अभी बहुत दूर जाना है। तभी हमारा पहला एम विकसित भारत है, ना कि क्या बोलते हैं, हम मारना पीटना शुरू करें। हमारा फर्स्ट एम है विकसित भारत, ताकि हर एक सिटीजन जो है यहाँ कोई भिखारी ना रहे हमारे देश में। लेकिन उसको इंश्योर करने के लिए हमारी विकास अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, बिना किसी रोक टोक के होनी चाहिए। अब इसको रोक टोक न करने के लिए मिलिट्री पावर का होना बहुत जरूरी है, और मिलिट्री पावर के साथ हमारा सॉफ्ट पावर जो है, हमारे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनको भी फैलाना है, ताकि लोग हमारे पे विश्वास करें कि ये जो हमारा मिलिट्री पावर है, ये दुनिया के विकास के लिए है, ना कि भारत के लिए, भारत के स्वार्थ के लिए। ओवरऑल हम चाहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बरकरार रहें। अगर अमेरिका को लग रहा है कि उनको खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो अलग-अलग देशों में बाँट दें ना। कुछ इंडिया में आ जाएँ, कुछ चाइना में आ जाएँ, कुछ रशिया में आ जाएँ, कुछ साउथ एशिया में, साउथ अफ्रीका में आ जाएँ, कुछ ब्राज़ील में आ जाएँ। देखिए, नाम भी सारे ईस्टर्न ब्लॉक के ही आ रहे हैं मुँह से, क्योंकि यही लोग तो तरक्की कर रहे हैं। ठीक है? तो जो तरक्की कर रहा, कुछ यूरोप में आ जाएँ, मैं ये नहीं बोल, हर तरफ ओवरऑल एम ये होना चाहिए कि ओवरऑल विश्व का विकास हो, और विश्व के विकास के लिए शांति ज़रूरी है। लेकिन शांति तभी आती है, वो बोलते हैं वॉर इज़ अ स्टॉप टू पीस, यानी कि वॉर एक वो बस स्टैंड है, जहाँ आपको जाना ही पड़ेगा ताकि शांति आए। कुछ लोग बोलते हैं वॉर इज़ अ मीन्स टू पीस, यानी वॉर से हम पीस हासिल कर सकते हैं। सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ पीस है, दूसरी तरफ वॉर है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सिक्के को ऐसे ही रखें जिसके ऊपर पीस लिखा हो, वॉर की जरूरत ना पड़े, उलट के वॉर ना हो जाए। इस समय दुनिया में उल्टा हो रखा है। अगर आप एक नक्शा, मैं अक्सर दिखाता हूँ लोगों को, अगर आप पूरा नक्शा कॉन्फ्लिक्ट्स का देखें, तो इस समय 113 देश जो हैं किसी न किसी लड़ाई में फंसे हुए हैं। 193 कंट्रीज में से 113 कंट्रीज, तो ये वर्ल्ड वॉर नहीं है क्या? ये एक बिल्कुल सर, अनसु सर ये तो ग्लोबल वॉर है सर, नॉट ओनली वर्ल्ड वॉर, पूरा और यस, ज्यादा है उससे भी बढ़कर। इट्स अ इट्स अ इट्स अ अनएडवर्टाइज्ड ग्लोबल वॉर जो अभी चल रहा है इस समय, और इसको जी। रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर हमने देखा है जिस तरह से भारत ये डिफेंस पार्टनरशिप कर रहा है, उसमें चाहे फ्रांस, जर्मनी, रशिया और सभी देशों के साथ बात करें, कहीं न कहीं पार्टनरशिप तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ-साथ सर भारत ने जो एक अमेरिका के साथ एक टैरिफ और वो सब चल रहा था, उसको भी एक बड़ी लंबी मात दी है। अब कहीं न कहीं अमेरिका को भी लग रहा है कि अरे जर्मनी के साथ 8 बिलियन की इतनी बड़ी डील कर ली, अमेरिका तो पीछे रह गया। तो अमेरिका कहीं न कहीं बैक फुट पर नज़र आ रहा है। मोदी जी ने मतलब एक तीर से कई सारे निशाने साध दिए और पूरा यूरोप, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बीच में भी सर डिस्टेंस आ रहा है, तो सब के सब इधर भारत की तरफ आ रहे हैं। तो अपने आप में सर भारत ने एक बड़ा यहाँ पे बेंचमार्क सेट कर दिया है जियोपॉलिटिक्स में। देखिए, जब भी इंटरनेशनल रिलेशन में किसी भी किसी भी अप्रोच का एक अति होती है, हद पार होती है, तो आपके दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं। अमेरिका ने अपने मागा के चक्कर में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में,
कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मतलब अमेरिका ग्रेट नहीं था अभी तक, अमेरिका डाउन हो गया था। वो तो खैर कहने वाली बातें हैं, बट इसको इतना उसने आगे एक वर्चुअली उसने सोचा कि बस अब मैं रातों रात अमेरिका को ग्रेट कर दूं। इस चक्कर में उसने अपने दोस्तों को पैर पे भी लात मारी है, और दुश्मनों को तो है मारी ही मारी है। अब उस दोस्तों की कैटेगरी में यूरोप शामिल होता है, कुछ हद तक भारत जो कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसके साथ 25 साल लगे इस पार्टनरशिप को एक अ, हवा पानी खाद दे करके इस लेवल तक लाते हुए, उसको उसने एक एक पॉलिसी चेंज से धाराशायी कर दिया, टैरिफ से। जबकि भारत अकेला नहीं है उस तरह की जो कार्रवाई कर रहा है। और भारत ने एक बात बताऊं, ये जो रशिया से तेल का वो था, ये प्रपोजल अमेरिका का ही था कि आप खरीदिए, क्योंकि रिफाइंड जो प्रोडक्ट था वो तो यूरोप और अमेरिका ले रहे थे। सो एक तरह से हम लोग तो कोई ये नहीं चाहते थे कि हम आपस में दुश्मनी करें, उन्होंने चाहा है, दुश्मनी करी है। लेकिन ये आपको एक तरह से मानना पड़ेगा आपकी जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट को है, उन्होंने अभी नहीं शुरू की थी शुरुआत, उनको काफी पहले ये अंदाजा लग गया था कि इस तरह का कुछ होने वाला है। तो उन लोगों ने जो है इवन बिफोर सिंदूर दे हैड स्टार्टेड एंगेजिंग इन ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। याद है आपको जब G20 में कनाडा आया था, उस समय हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ चल रहा था, वो टूट गया बिकॉज ऑफ दी वो जो उस समय कौन थे, ट्रूडो 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 उनके प्राइम मिनिस्टर थे, ही वाज नॉट इन यूके फेवर। के साथ, कनाडा के साथ सर हमारा एफटीए काफी लंबे समय से, कई सालों से चर्चा चल रही थी। चल रहा है, तो उसी को हमने एक आइडेंटिफाई करके MD50 करके स्ट्रेटजी बना ली थी उसी समय। और इस स्ट्रेटजी के तहत 50 देशों को एक तरह से चुना गया है, जिनके साथ भारत ने धड़ाधड़ एक के बाद एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने शुरू किए हैं। और इसकी लास्ट स्टेज थी यूरोप और अमेरिका। अब हमें पता था अमेरिका अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो यूरोप जो है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है, और उसके साथ अभी हमारी ट्रेड जो है तकरीबन $136 बिलियन की है, यूरोप के कई देशों को मिला करके। तो एक तरह से हम जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड हो रही थी उस ट्रेड को हम स्विच कर रहे हैं यूरोप के साथ, और दूसरा आसियान के साथ। अब हमारी कोशिश देखिए, दोनों को हमने ध्यान में रखा है, चीन के शी जिनपिंग को भी ध्यान में रखा है और अमेरिका के ट्रंप जी को भी ध्यान में रखा है। शी जिनपिंग के लिए क्या किया हमने, आसियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत काफी हद तक चल रही है, काफी आगे भी बढ़ चुकी है। उसमें क्या है कि हम बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इन आसियान, ठीक है, और ट्रेड विथ आसियान बाय इंडिया, एंड सर्विसेज सेक्टर जो हमारा स्ट्रांग है वो हम आसियान को दें। तो इससे क्या होगा, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं अटीगा अरेंजमेंट है ये। अभी इसके ऊपर काफी एडवांस बातचीत हो चुकी है। तो वियतनाम में आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग, इंडोनेशिया में आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग, शिफ्ट कहाँ से करने, चाइना से। तो सेमीकंडक्टर्स हो गया, मैग्नेट्स, इस तरह की चीजों को आसियान में बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम चाइना पे डिपेंडेंट न रहें। तो ओवरऑल अभी चाइना से ट्रेड रहेगी तो टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स होते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू जो है हमारा बहुत पहले से शिफ्ट हो रहा है डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। एक बास्केट में सारे एग्स नहीं रखना चाहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ट्रेड में भी वही रूप अख्तियार किया है जो कि हमने डिफेंस में किया है। मैंने बोला ये दो बड़े पहलू जो हैं एकदम एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जापान, जर्मनी के साथ देखिए आप, उनके साथ डील चल रही है प्रोजेक्ट 75 में सबमरीन्स के लिए, और भी कई सारे $8 बिलियन उनके के साथ बीच। उनके साथ हमने एक अरेंजमेंट भी किया है, सॉरी सिग्नेचर भी किया है, एग्रीमेंट उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ जॉइंट इंटेंट, DJOI, डिक्लेरेशन ऑफ जॉइंट इंटेंट, जिसमें कि 25 साल से उनके साथ भी पार्टनरशिप है हमारी जर्मनी की, और डिप्लोमेटिक रिलेशन तो 75 साल से हैं। तो 25 साल की जो रिलेशनशिप है उसको, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रांस तो आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंटीमेट रिलेशनशिप हो रही है। तो हम लोग अभी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़े हैं। ये देखिए, एक में चाइना ट्रेड में जो हमारा पैराडॉक्स है चाइना और अमेरिका, और डिफेंस में हमारा पैराडॉक्स है रशिया। हम
ये नहीं चाहते कि सब कुछ के लिए हम रशिया पे डिपेंड करें, क्योंकि रशिया, हमको ये भी पता है कि रशिया खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको सप्लाई करने में दिक्कत हो रही है। अब जैसे S-400 की बैटरीज हैं, अभी भी कुछ बैटरीज बाकी हैं हमारी आने के लिए। S-500 की भी डील है, लेकिन अभी तक उन्होंने एक ही बैटरी बनाई है, वो अपने देश के लिए रखी हुई। भाई जब तक वो अपने देश को नहीं संभालेंगे तब तक आपको कहाँ से मदद करेंगे। तो ओवरऑल हमको ये रिक्वायरमेंट्स, हमको ये कंडीशंस पता है, हमको ये कंस्ट्रेंट्स पता है कि इसकी वजह से हमको क्या क्या चीज़ रशिया से मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये जो डील्स हैं, शॉर्ट टर्म डील्स हैं, वो कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म एम है आत्मनिर्भर भारत का, वो ये जो शॉर्ट टर्म डील्स है उसमें भी टीओटी का प्रावधान रखा हमने, ताकि आत्मनिर्भरता हमारी बनी रहे। कहीं न कहीं सर भारत यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि दुनिया को एक बड़ा साफ जो है सिग्नल दे रहा है कि हम सिर्फ अपनी बाउंड्रीज़ नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस भी सिक्योर कर रहे हैं और जो मेगा डिफेंस डील्स हैं, जिसकी बात हो रही है, तो इंडिया जो है वो अगले कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है बल्कि हम जैसे कि सर आपने बताया हम हर तरफ से खतरे से घिरे हुए हैं, चाहे अंदर हो या हमारे 3 ओर खतरा होता है, ऐसे में तैयारी पूरी करनी है और चाहे डिफेंस हो या फिर ट्रेड उसमें डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कारगर भी साबित हो रहा है। सर बहुत आपका धन्यवाद इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपने सारे वैल्यूएबल इनपुट्स हमारे साथ साझा किए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।